जय हिंद। आप देख रहे हैं शिक्षा का मंदिर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, मतलब डिटर्मिनेंट सोल्व करने के टाइम पे किस किस तरह का प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 1, टोटल 6 प्रॉपर्टी होता है इसमें। तो प्रॉपर्टी 1 क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। मतलब जो पहले रहेगा वही बाद में रहेगा। सेम कॉलम और रो को इंटरचेंज करने को दूसरे तरीके से ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं। जैसे कोई एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं डेल्टा 1 वैल्यू का। डेल्टा 1 इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब क्या करते हैं, इसके सारे रो और सारे कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। कहने का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, मतलब दूसरी भाषा में ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। डेल्टा 2 इस रो को इस कॉलम में कर दिए। A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस रो में है तो इस कॉलम में कर देंगे B1 B2 B3। C1 C2 C3 इस रो में है तो इस कॉलम में कर देंगे C1 C2 C3। अब क्या है, अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। सारे रो के सारे कॉलम में इंटरचेंज कर दिए तो वैल्यू सेम हो जाएगा, रिमेन सेम अनचेंज, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके कोई सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 3 4 5। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे हो जाएगा? 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 3 12। अब इसका रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। इन सेंस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 4 5। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा माइनस 12। तो 10 माइनस 12 क्या हो गया? -2। और 10 माइनस 12 क्या हो गया? -2। तो डिटर्मिनेंट के सारे रो को सारे कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिए। अगर कोई डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है तो डेल्टा 1 किसके बराबर है? डेल्टा 2 के बराबर है। मतलब कॉलम को अगर सारे कॉलम को सारे रो में इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes और multiplied by -1। कहने का मतलब अगर सिर्फ इसमें सारे को चेंज कर दिए थे तो क्या हो गया था? ट्रांसपोज हो गया था। लेकिन इसमें सारा नहीं कर रहे, सिर्फ कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? जो वैल्यू का डिटर्मिनेंट जो भी रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 10 है तो -10 हो जाएगा, 5 है तो -5 हो जाएगा, -8 है तो 8 हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कोई एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं डेल्टा 1 इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब डेल्टा 2 हमारा क्या हो गया? कोई भी एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। R1 किसी को भी कर सकते हैं। R1 इंटरचेंज कर दिए R2 से, मतलब R1 R2 में चला गया और R2 R1 में चला गया और R3 जिस तरह से था वो सेम रह गया। R1 R2 में चला गया, B1 B2 B3 A1 A2 A3। अब डेल्टा 1 ये है और डेल्टा 2 ये है। इसमें रो को क्या कर दिए हम? चेंज कर दिए R1 को R2 से। तो डेल्टा 2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? -डेल्टा 1। अब एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं 5 8 8 2। अब इसका डेल्टा 1 ये देखते हैं कितना है। डेल्टा 1 इक्वल टू 5 इंटू 2 10 माइनस 8 इंटू 8 64। अब डेल्टा 2 यहाँ पे फाइंड करते हैं। उसमें क्या है? एक रो को एक कॉलम से चेंज कर देते हैं, मतलब R1 को चेंज कर दिए R2 से। तो R1 को R2 से चेंज कर दिए तो R1 हो जाएगा ये और R2 हो जाएगा ये। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 64 माइनस 5 इंटू 2 10। तो 10 माइनस 64 क्या हो जाएगा? -54। और 64 माइनस 10 क्या हो जाएगा?
54। तो इन दोनों का वैल्यू में क्या चेंज आया, इसमें एक्चुअली इसका साइन चेंज हो गया, -54 था तो +54 हो गया, या फिर बोल सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई होकर ये 54 बन गया। तो अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या चेंज होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, या फिर -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टी 1 क्या है कि अगर कोई भी रो मतलब सारे रो और सारे कॉलम को इंटरचेंज कर दें, या फिर बोले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट का, तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी 1 हो गया, ये प्रॉपर्टी 2 हो गया। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 क्या है। तो प्रॉपर्टी 3 में क्या है, इफ इन ए डिटर्मिनेंट एनी टू रोज आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब कोई भी दो रो, और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी प्रॉपर्टी रो पे लगेगा वो सारा प्रॉपर्टी कॉलम पे भी लगेगा, नो डाउट। तो कोई भी अगर दो रो आइडेंटिकल है देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो बिना निकाले हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। जैसे एक लेके देखते हैं एग्जांपल में, डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसमें क्या है, दो रो आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये दोनों कोई सेम होगा। सेम कर लेते हैं अभी, A1 A2 A3, इसको भी कर लेते हैं A1 A2 A3, और इसको लिख लेते हैं B1 B2 B3। मतलब ओवरऑल ये नहीं, हमारा यही डिटर्मिनेंट है एक 3x3 ऑर्डर का, जिसमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब कोई भी दो रो क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर इसका वैल्यू डेल्टा है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक रो को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब R1 को R2 में और R2 को R1 में। तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। एक्चुअल में ये चेंज हुआ है, लेकिन चेंज होते हुए भी वही दिख रहा है क्योंकि दोनों रो आइडेंटिकल है। और इसका वैल्यू ये इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डेल्टा है। और जब इसका क्या किए, हम दो रो को इंटरचेंज किए, ऊपर को नीचे, R1 को R2 में R2 को R1 में, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा के बराबर होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा इधर आएगा, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0। मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिना फाइंड किए हुए बोल सकते हैं कि उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 2 2 3 3 2 1 2 2 3। अब इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं। ऐसे तो पता है R1 जो है वो किसके आइडेंटिकल है, R1 आइडेंटिकल है R3 के। मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आना फिक्स है। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या होता है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 2 और 6 -2 -2 9 -2, फिर उसके बाद +3 6 -4। ये क्या चल रहा है, ये सारा लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखें तो आप लेक्चर 1 देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 -2 4 4 × 2 8 9 -2 7 7 × -2 -14 6 -4 2 2 × 3 6 8 6 14 और -14 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू 0 आ गया है। फिर भी हम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं बिना निकाले हुए, बिना फाइंड किए हुए, कि इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि R1 और R3 आइडेंटिकल है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। मतलब कोई भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट दो टर्म के सम में लिखा हुआ है तो उस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। कैसे, देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू A1 + x B1 + y C1 + z, और इसमें ले लेते हैं B1 B2 A1 + x A2 + y A3 + z B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसका एक डिटर्मिनेंट है जो लिखा हुआ है
R1 दो टर्म के सम में लिखा हुआ है, तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू दो डिटर्मिनांट के सम में लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं, A1 प्लस A1 A2 और A3, इसका ले लिए, और R2 और R3 आइडेंटिकल हो जाएगा, जो ये है वही ये हो जाएगा, C1 C2 C3, और A1 A2 A3 आ गया, प्लस X Y Z B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरह से अब ये मैट्रिक्स नहीं है कि ऐड हो जाएगा, ये डिटर्मिनांट है, इसका कुछ वैल्यू आएगा डेल्टा 1, इसका कुछ वैल्यू आएगा डेल्टा 2। अब दोनों का सम होगा तो ये आ जाएगा किसके बराबर, डेल्टा के बराबर आ जाएगा। मतलब कोई भी डिटर्मिनांट का एक रो दो टर्म के सम में लिखा हो तो इसको दो डिटर्मिनांट के सम में लिख सकते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू बिना फाइंड किए जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है कि कोई सारा रो और सारा कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू डिटर्मिनांट का अनचेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर टू क्या है, अगर कोई भी एक रो, कोई भी मतलब दो रो को इंटरचेंज कर दे, रो 1 को R2 में R2 को R1 में, तो उसका वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी 1 2 3 4 ये कवर कर चुके हैं, इसको लिख लीजिए। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 क्या है, ठीक है देखते हैं। ठीक है देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, लास्ट प्रॉपर्टी है ये। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। मतलब एक डिटर्मिनांट में अगर कोई भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कोई भी मतलब एलिमेंट में, कोई भी रो में करते हैं, कोई भी कॉलम में करते हैं तो कांस्टेंट k से, तो इसका वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से। रुकिएगा, ठीक है देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, ये लास्ट प्रॉपर्टी रहेगा, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब क्या करते हैं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं मल्टीप्लाई कांस्टेंट k इन रो 1, R1 में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, k A1 k A2 k A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये कब बना, मल्टीप्लाइंग k इन R3 में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करने पे। तो अब ये क्या हो गया, अगर इसका वैल्यू क्या है, डेल्टा है, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, k डेल्टा के बराबर इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी एक रो और कॉलम में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लें, 2 ऑर्डर का ले लेते हैं, 3 ऑर्डर पे भी वैलिड होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 2 3 4 5। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 5 2 जा 10 -4 3 जा 12 -2। अब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 3 2 जा 6 4 और 5। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 -6 4 जा 24, कितना हो गया, -4। अब -4 कैसे आया, इसमें रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 हुआ, तो -2 × 2 दैट मीन्स -4। मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम में कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे ये भी बात का ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में क्या था कि अगर कोई भी एक रो, कोई भी एक कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी एक पार्टिकुलर रो
या पार्टिकुलर कॉलम में नहीं होता है, क्या होता है पूरा मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह से अगर मैट्रिक्स से कुछ कॉमन बाहर निकालना होता है तो सिर्फ एक रो और सिर्फ एक कॉलम से नहीं निकालते हैं, पूरा मैट्रिक्स से ही बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है कि अगर कोई एक के डिटर्मिनेंट के अंदर जा रहा है मतलब मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर रो और एक पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। और उसी तरह से बोल सकते हैं कि रो 1 से के कॉमन बाहर ले सकते हैं और बाहर भी जब फैक्टर बन के आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम से आएगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5 कि कोई भी एक रो में के से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। और प्रॉपर्टी नंबर 6 लास्ट प्रॉपर्टी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी यही है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज बाई एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। अब ये बहुत बड़ा भारी भरकम तोप जैसा लिखा हुआ है, लेकिन है मतलब है इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा टफ भी है, टफ भी नहीं उतना भी। देखते हैं इसको कैसे क्या बोलना चाह रहा है प्रॉपर्टी। इसमें बेसिकली क्या करना चाह रहा है कि कोई भी रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं R1 प्लस R2। कोई भी रो को हम R1 प्लस के टाइम्स R2 दूसरे रो में के टाइम्स मल्टीप्लाई करके रो से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 3 2 4 1 2 5। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान लेते हैं कुछ है, निकालने पे कुछ आएगा, मान लेते हैं P है, ठीक है। अब क्या करते हैं इस डिटर्मिनेंट में R1 के साथ हम R1 इंटू R1 प्लस 2 टाइम्स R2 करते हैं। तो अब ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, R1 ये है 2 टाइम्स R2 मतलब 3 2 6 प्लस 1 7 2 2 4 और प्लस 2 6 4 2 8 और प्लस 3 11। बाकी सब उसी तरह से लिखा जाएगा। अगर इसका वैल्यू हम फाइंड करने जाएंगे फिर भी ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, P आएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, नहीं बदलता है, बाई एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कांस्टेंट मल्टीपल, या फिर कोई रो को रो से जोड़ दे या फिर उसमें दूसरे रो से कुछ मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ दे फिर भी वैल्यू इसका चेंज नहीं होगा, P ही आएगा अगर इसका वैल्यू P है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला बात क्या है कि कौन सा किस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं और किस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी एक रो को दूसरे रो के साथ प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट C से या फिर कांस्टेंट के नहीं करते। मतलब अगर रो में 1 में हम जोड़ना चाहें 5 जोड़ना चाहें या 5 सब्ट्रैक्ट करना चाहें डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, किसी रो को हल सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि रो 1 को R1 इंटू R2 नहीं लिख सकते, कोई भी 2 रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी 2 रो को RI बाई RJ, कोई भी मतलब R1 अपॉन RJ नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद फिर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्या कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम क्या रो का भी यूज कर सकते हैं, क्या कॉलम का भी यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ रो का यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉलम का यूज कर सकते हैं एट एक स्टेप में। लेकिन पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम पे अगर एक स्टेप में रो का यूज किए तो दूसरा स्टेप में कॉलम का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही स्टेप में रो और कॉलम को यूज नहीं कर सकते। एक ही स्टेप में सिर्फ और सिर्फ या तो रो को यूज करेंगे या तो कॉलम को यूज करेंगे। और क्वेश्चन सोल्व करने समय एक स्टेप में कहीं पे हम रो का यूज कर लिए, एक स्टेप में कहीं पे कॉलम का यूज कर लिए, लेकिन एक ही स्टेप के अंदर हम रो और कॉलम दोनों का यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि R1 को ऐसे नहीं लिख सकते R1 प्लस C1, R1 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रो का भी यूज हो गया और कॉलम का यूज हो गया। R1 को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 और नेक्स्ट स्टेप में कहीं पे लिख सकते हैं इसको C1 प्लस C2। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं। कोई भी रो और कॉलम को एक ही स्टेप में यूज नहीं कर सकते, अलग अलग स्टेप में रो और कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं, प्रॉपर्टी तो खत्म हो चुका है, अब देखते हैं इस पर कुछ अच्छा सा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कुछ प्रॉपर्टी को कवर करेगा और उसके बाद हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं अब किस तरह से एक्सपेंशन मतलब बिना किए हुए प्रॉपर्टी का यूज करके डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे।
तो यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना, प्रॉपर्टी का यूज करना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में डाटा किस तरह से दिया हुआ है और कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं तो कैलकुलेशन आसान हो जाए और बिना एक्सपेंशन किए हुए डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर ले। अगर एक्सपेंड करें भी तो कैलकुलेशन आसान हो। तो इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करके कुछ करें तो थोड़ा सा आसानी होगा, देखते हैं किस तरह से। R3 इज R3 माइनस 100 टाइम्स R2, तो ये हो गया 1 2 3 1 1 2, R1 R2 तो सेम हो जाएगा। अब 101 इस 100 में मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 से तो ये 2 हो जाएगा और इसको करेंगे 200 से तो ये 2 हो जाएगा। अब फिर से कुछ प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे और इसका कैलकुलेशन आसान करेंगे। तो ये 1 है दोनों सेम, ये 2 है दोनों सेम, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे एक दूसरे से तो 2 0 आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सोल्व करने टाइम पे ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 0 लाया जाए, जितना मैक्सिमम 0 लाएंगे उतना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, R1 इज R1 माइनस R3, तो ये क्या हो जाएगा, R1 और R2 और R3 तो सेम रह जाएगा और R1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1। अब इसमें अगर इससे एक्सपैंड कर दे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 0 है। तो इसको लिख लेते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग R1 से इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 1 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में 1 1 1 2, तो ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 0 0, 1 इंटू 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब बिल्कुल आसानी से हो गया। अब अगर इसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंड करते हैं तब भी यही आंसर आता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाता। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है और एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लगाना है। तो इसको किस तरह से करेंगे देखते हैं। 1 1 1 है, ए बी सी है, फिर सम में है, तो अगर C2 और C3 को जोड़ दें तो ए बी सी का सब में सारा एलिमेंट आ जाएगा। तो C1 तो सेम है, C2 सेम है, C3 को क्या करते हैं C2 प्लस C3, तो ये क्या हो जाएगा LHS लेकर चलते हैं और RHS के बराबर ला देंगे तो प्रूफ हो जाएगा 1 1 1 A B C, और इसको ऐड करेंगे C2 C3 को, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अब क्या है C3 में A प्लस B प्लस C सारा एलिमेंट कॉमन है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं बाहर डिटर्मिनेंट के बाद। डिटर्मिनेंट में क्या है कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट सेम हो तो उसको बाहर ले सकते हैं। जिस तरह से डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में क्या था कि मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट में रहेगा तब बाहर आएगा, और अगर कोई भी एलिमेंट डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई पार्टिकुलर रो और कॉलम में होगा, अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट में होगा मैट्रिक्स का। तो इसको बाहर ले लेते हैं A प्लस B प्लस C को, अब के 1 1 1 A B C 1 1 1, काम बन गया। अब ये क्या है 1 1 1 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया। तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो बिना सोल्व किए हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0। तो A प्लस B प्लस C इंटू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS के बराबर आ गया। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तभी इस टाइप का क्वेश्चन करना आसान होगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इस लेक्चर में किसी भी तरह का मुसीबत, समस्या, दुविधा, दुख, दर्द, बेचैनी, परेशानी, हिचकिचाहट, घबराहट हो तो कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।